हो गया क्या? चलिए, एम आई ऑडिबल नाउ? चलिए, सभी का एक बार स्वागत करती हूँ साध्य पीएससी एकेडमी में। वेलकम सभी को, और सभी को गुड आफ्टरनून है। आज जो है हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था हमारा और ट्रांसपोर्ट है ना, उसका एमसीक्यू कराना बाकी था, तो आज की क्लास में वही करने वाले हैं। और सभी को होली के फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि होली के दिन तो हमारी क्लास होनी नहीं है, तो मैं आज ही आप लोगों को विश कर देती हूँ सभी के लिए। होली का पर्व सुखमय और शांतिपूर्वक बीते, और यही कामना करती हूँ। और साथ ही साथ सेफ़ होली खेलिएगा सभी, है ना। किसी को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे से त्यौहार को मनाइएगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अब पता है आप लोगों को हमारा एग्ज़ाम की जो डेट है वो तो आ ही गई है ना। तो ठीक है, फिर आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक का। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन का जो है वो हम एमसीक्यू करेंगे। ये आप लोग के लिए होली का स्पेशल ऑफ़र है, पता ही होगा आप लोगों को इसके बारे में, फिर भी बता देती हूँ कि होली में जितने भी हमारे क्लास एकेडमी में जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन सभी में आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है ना। और जिस भी क्लासेस को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं व्यापम से लेके पीएससी से लेकर के जितनी भी व्याख्याता टीचर भर्ती सभी की क्लासेस में आपको यहाँ पे होली के महा ऑफ़र पे छूट मिल रही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन अ प्लांट। मतलब क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से पौधे में विलेयों के सक्रिय परिवहन की विशेषता नहीं है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उनमें से आपको चूज़ करना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्वालिटी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक कौन सा इसमें से नहीं है, ये बताना है। अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम करता है। ये नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी कि चयनात्मक नहीं होता है। या फिर ये अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन झिल्लियों के माध्यम से होता है और इसमें एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा कैरेक्टर है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नहीं है, ये बताना है। चलिए जल्दी से बता देंगे, आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आप लोग अपने साइड से एक बार चेक कर लीजिएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है। दैट मीन्स क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है और एटीपी के हेल्प से ही होता है। लेकिन नॉन सेलेक्टिव यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है आपका हाईली कैसा होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है। याद रखना, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाईली सेलेक्टिव होते हैं, हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। यानी कि इनमें से कौन सा मानदंड है जो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट से संबंधित नहीं है, ये बताना है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होता है, यानी कि परिवहन संतृप्त होता है, या फिर वहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, या फिर ये हाईली सेलेक्टिव होता है। कौन सी क्वालिटी इसमें से फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट की नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
चलिए बता देंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का? तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से संबंधित नहीं है, तो भाई सैचुरेटेड तो होता है, ट्रांसपोर्ट तब तक चलता है जब तक वो सैचुरेशन तक ना पहुंच जाए, है ना। अपहिल ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन के हेल्प से होता है, ये तो होता है ना, और हाईली सेलेक्टिव होता है। तो ए सी डी ये तीनों तो सही है, बी आपका जो है ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की विशेषता नहीं होगी। इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। द मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। आयन क्या बोल रहा है? आयन की सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध संचलन किसमें होता है? उसके अपोजिट यानी विरुद्ध जाके। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ऑस्मोसिस में होता है, डिफ्यूजन में होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का बताएंगे। किसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम होता है? किस पे होता है? अभी पढ़े हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, लो से हाई में करता है कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट जो करता है। एटीपी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अगेंस्ट काम कर रहा है ना। तो बाकी ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता, डिफ्यूज़न में भी नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन? जब एक पादप कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है तो जल के प्रवाह की दिशा उस टाइम पे क्या होती है, ये बताना है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखना है। हाइपोटोनिक मतलब क्या होगा? जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। लो कंसंट्रेशन में आपको हाई कंसंट्रेशन वाले किसी सोल्यूशन को इसमें रखोगे तो इस, या फिर किसी सेल को रख दोगे जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब हाई कंसंट्रेशन वाले को आप लो कंसंट्रेशन वाले में रख रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में जो है जल का प्रवाह किस दिशा में होगा बताना है। जल की दोनों दिशा में प्रवाहित होगा, या फिर कोशिका के बाहर प्रवाहित होगा, या जल कोशिका के अंदर प्रवाहित होगा, या किसी भी दिशा में जल का प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला है, मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में हमको रखना है, तो लो से हाई में यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जब ऐसा होता है, जैसे हम लोग देखो मान लो किशमिश को अगर आप पानी में भिगा के रख देते हो तो क्या होता है, यहाँ पे पानी किशमिश के अंदर जाता है, किशमिश फूल जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हाइपोटोनिक का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ? पानी बाहर से अंदर कोशिका के अंदर जाकर के भर गया, यानी कि लो से हाई चला गया। तो ये क्या हो जाता है? जल कोशिका के अंदर प्रवाहित होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा प्रोसेस? एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का जल विभव और पराशरण विभव क्या होगा? क्या 100 और 200 होगा, 0 और 100 होगा, 100 और 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा? हमको पता है वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल ऑलवेज 0, जो कि आपका क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की वैल्यू होती नहीं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या रहेगा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या रहेगा आपका? 0 ही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कोशिकाओं के बीच जल का संचलन यानी कि वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल किसके कारण होता है? टर्गर प्रेशर के कारण होता है, वाटर पोटेंशियल के कारण होता है, डीपीडी के कारण होता है, या फिर आपका इंसिपिटेंट प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्रारंभिक प्लाज्मोलाइसिस के कारण से होता है। किसके कारण वाटर पोटेंशियल जो है आपका सेल के बीच में, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जो वाटर का पोटेंशियल चल रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये जो मूवमेंट है वो किसके वजह से हो रहा है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे।
तो देखो जल के संचलन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। तो टर्गर प्रेशर अकेला इसमें काम नहीं करता, वाटर पोटेंशियल भी अकेला काम नहीं करता। डीपीडी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वजह से जो वाटर है एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, यानी कोशिकाओं के बीच में यानी कि क्या होता है, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। क्या बोल रहा है, रात में और प्रातःकाल घास की पत्तियों के सिरे से द्रव के रूप में जल की जो हास होती है उसको सुगम बनाने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है, इमिबिएशन के कारण, या फिर प्लाज्मोलाइसिस के कारण। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएंगे। किसके कारण ऐसा होता है कि रात के समय और प्रातःकाल के समय जो घास की पत्ती के सिरे होते हैं ना, यानी कि ये पत्तियों का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, ये टिप वाला पोर्शन, यहाँ से ऐसे पानी जो है निकलते रहता है। तो ये इसका रीज़न क्या है, किसके कारण होता है, ट्रांसपीरेशन के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है, इमिबिएशन के कारण होता है, या फिर प्लाज्मोलाइसिस के कारण होता है। बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बताएंगे। तो रूट के सिरों से निकलता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपीरेशन होता है क्या, नहीं होता। इमिबिशन में भी नहीं होगा, प्लाज्मोलाइसिस में भी नहीं होगा। रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा था जब क्लास किए थे। तो जो प्लांट की रूट होती है वो एक प्रेशर जनरेट करती है और उसी प्रेशर से फिर वो क्या करता है, अपना जो भी मिनरल न्यूट्रिशन है उसके हेल्प से जाइलम तक पहुंचाता है। लेकिन जब पत्तियों में ज़्यादा पानी या ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो यहाँ से अपने आप पानी जो है रिस के नीचे निकलने लगता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका रूट प्रेशर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जाइलम ट्रांसलोकेट, यानी कि जाइलम का स्थानांतरण, मतलब जाइलम किस चीज़ का स्थानांतरण करता है ये आपको बताना है। वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स एंड हार्मोन, या फिर सिर्फ वाटर का करता है। वाटर मिनरल सॉल्ट ओनली, वाटर मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। दोनों सेम हो गया क्या, अच्छा इसमें हार्मोन भी इंक्लूडेड है ना, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर वाटर मिनरल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ साथ हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर वाटर मिनरल सॉल्ट का बस करता है, या फिर वाटर मिनरल सॉल्ट और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे। जाइलम किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो वाटर का ट्रांसपोर्ट तो करता है, हमको पता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। आपका मिनरल सॉल्ट जो होता है इसका भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट ये करते हैं, और कुछ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जाइलम के थ्रू इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू द एडजेसेंट वन इन रूट इज़ ड्यू टू, यानी कि जड़ों में जो कॉर्टेक्स की एक कोशिका से समीपवर्ती कोशिका तक जल का संचलन क्या होता है बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन द सेल, यानी कि कोशिकाओं में अकार्बनिक लवणों के संचय के कारण होता है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल, यानी कि कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक के संचय के कारण होता है, या फिर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि जल विभव प्रवणता के कारण होता है, या फिर केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि रासायनिक विभव प्रवणता के कारण होता है। जड़ों की जो कॉर्टेक्स है उसमें कोशिका से समीपवर्ती कोशिका, यानी कि आजू बाजू कोई दो अलग अलग सेल्स रखी हैं, यानी कि जैसे ये एक कोशिका है, उसके पास वाली कोशिका है, इनके बीच जो है कोशिका तक का जो जल का संचलन हो रहा है, वाटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, तो वो उसका कारण क्या है, किसकी हेल्प से ये प्रोसेस हो पाता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। किसके कारण ये चीज़ हो पाती है। रागिनी जी का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का,
ए बोल रहे हो, कोशिकाओं में अकार्बनिक लवणों के संचय के कारण एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन द सेल्स। यहाँ पे बोल रहा है एक सेल से दूसरे सेल में किसका संचलन की बात हो रही है, वाटर के, जल के संचलन की बात हो रही है। ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है कि जो रूट है, ठीक है, यहाँ से वाटर गया, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद क्या जाएगा, ये किसी सेल के पास जाएगा प्लांट की, फिर प्लांट की एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह से ट्रांसपोर्ट चलता है, संचलन चलता है ना, एडजेसेंट वन यानी कि अपने आसपास की सेल्स पे वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। केवल इनऑर्गेनिक सॉल्ट से नहीं होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वाटर के ट्रांसपोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण। बात समझ में आ रही है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जब वहाँ पे काम करेगा तभी तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है एक सेल से दूसरे के सेल की तरफ मूव कर पाएंगे। वहाँ पे तो वाटर का ग्रेडियंट देखेंगे ना, ग्रेडियंट मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है, यही तो ग्रेडियंट है ना। तो ग्रेडियंट के हेल्प से ही वहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गट्टेशन मेनली किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है गट्टेशन, या फिर ऑस्मोसिस के कारण होता है, ट्रांसपीरेशन के कारण होता है, या फिर इमिबिशन के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है गट्टेशन मेनली। क्या होता है गट्टेशन में, वही जो पानी की जो बूंदें हैं वो पत्तियों से नीचे गिरने लगती है कॉर्नर कॉर्नर से, तो ये इसी को हम लोग गट्टेशन बोलते हैं ना। तो किसके कारण होता है गट्टेशन वाला प्रोसेस, बताएंगे, रूट प्रेशर, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन या फिर इमिबिशन, किसके कारण हो रहा है, बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखो भाई, जब पानी यहाँ रूट से जाएगा तो रूट यहाँ पे क्या करेगी, उसको पहुँचाने का काम करेगी जाइलम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रूट प्रेशर ही काम करता है ना, रूट प्रेशर ही काम करता है, तब जाके बाकी की चीज़ें काम करती हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो रागिनी जी। चलिए इसी तरह तैयारी पे लगे रहिए। हाँ, ये भी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जितने भी व्याख्याता के पद हैं, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, राजनीति विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हर विषयों की जो है आपको व्याख्याता की तैयारी करने के लिए यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है हमारे एकेडमी में। तो अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो होली का ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ वाला, तो उसका फ़ायदा उठा करके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता दीजिएगा। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ के नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, है ना, यानी कि कौन सा स्टोमेटा छिद्र के खुलने को सुगम बनाता है। इनमें से कौन सा जो रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ये बताना है। डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, यानी कि रक्षक कोशिकाओं की टर्जिडिटी में कमी, ठीक है। दूसरा बोल रहे रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, यानी कि जो गार्ड सेल है उनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज की बनी हुई सूक्ष्म तंतुओं का रेडियल अभिविन्यास होता है जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। या फिर लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन होता है उस माइक्रोफाइब्रिल यानी कि वो सेल्यूलोज के जो सूक्ष्म तंतु हैं उस सेल वॉल के गार्ड सेल के तरफ, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, यानी कि रक्षक कोशिका की बाहरी भित्ति में संकुचन, कंसंट्रेशन बोल दी थी, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। क्या कारण होगा जिसमें कि स्टोमेटा ओपन होता है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे।
नहीं रागिनी जी, टेस्ट सीरीज़ तो अभी चालू नहीं हुई है। क्वेश्चन मैंने रेडी करके दिए हुए हैं, वो अभी टाइप नहीं हुआ है। जैसे ही टाइप होगा वो अपलोड कराया जाएगा, चालू होगी तो आप लोग को इन्फॉर्म मैं कर दूँगी, है ना। मेरे क्वेश्चन रेडी हो गए हैं टेस्ट सीरीज़ के, उसको दे दी हूँ मैं प्रिंट करवाने के लिए। जैसे ही रेडी होता है आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। आप लोग अपनी तैयारी रखिए, रिवीजन करते रहिए। जितने भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनके रिवीजन, ज़्यादा टॉपिक हमारा बचा नहीं है, ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक कंप्लीट है ना। थोड़े बहुत ही चैप्टर्स रह गए हैं कराने के, तो जो रह गए हैं वो हम कर ही रहे हैं। कोशिश करेंगे इस महीने, मार्च के महीने में हम जो है अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। मेरा टारगेट तो यही है कि मैं मार्च के महीने में ये अपना जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा दूं, ताकि रिवीजन करने का भी टाइम मिले और जितना ज़्यादा हो सके हम एमसीक्यू कर सकें, है ना। तो ठीक है, फिर करते हैं कंटिन्यू। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। स्टोमेटा के खुलने का रीज़न क्या होता है, देखो गार्ड सेल की टर्जिडिटी तो ठीक है रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन खाली टर्जिडिटी अकेले ये काम नहीं कर पाती है। गार्ड सेल की जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज के बने हुए कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, उनका अभिविन्यास वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खिंचाव महसूस होता है। ये हमने पढ़ा था जब हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखे थे। एक सेकेंड, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये इस प्रकार से होता है आपका, ये गार्ड सेल है, उसके आसपास ये सब्सिडरी सेल होती हैं। तो इस गार्ड सेल में ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, जो इसको खींचने में मदद करते हैं और वही क्या करते हैं इसको। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि ये चारों तरफ रेडियली फॉर्म में है ना। देखो पूरा सर्कल बना रहे हैं, एक तरह का बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे रेडियस होता है, एक वृत्त की रेडिया क्या होती है, ये रेडिया होती है, तो वो भी कैसे रेडियली अरेंज है ना, इस प्रकार से ऐसे। तो रेडियली अरेंजमेंट होता है माइक्रोफाइब्रिल का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो ऑप्शन है वो इसमें फिट नहीं बैठता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट बाय, यानी कि वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब पौधे में जल को ऊपर उठाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुशिंग इट अपवर्ड, पुशिंग एंड पुलिंग इट रेस्पेक्टिवली, पुलिंग इट अपवर्ड, या फिर पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली। यानी कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो वहाँ पे रूट प्रेशर भी काम करता है, ठीक है। और रूट प्रेशर के काम करने की वजह से पानी का जो वॉल्यूम है ना, जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे इसकी रूट है, रूट से पानी यहाँ पे जा रहा है, तो रूट प्रेशर क्या करता है, उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। ऊपर ले जाने में हेल्प करता है कि जाइलम तक पहुँचाने में हेल्प करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। और ये बताना है कि रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट बॉडी, यानी कि जो रूट प्रेशर है उसके कारण पानी ऊपर जा पा रहा है, तो जब वो पानी ऊपर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुशिंग बोलते हैं, या फिर पुशिंग पुलिंग दोनों बोलते हैं, या फिर पुलिंग बोलते हैं, या फिर पुलिंग एंड पुशिंग रिस्पेक्टिवली। क्या बोलेंगे, पहले पुश होता है फिर पुल होता है, या सिर्फ पुश होता है, या फिर पुल होता है सिर्फ, या फिर पहले पुल होता है बाद में पुश होता है। क्या कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आंसर करिए जल्दी से। क्या होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, रूट प्रेशर के कारण पहले पुश आता है फिर पुल आता है, या फिर पहले पुल आता है फिर पुश आता है, या सिर्फ पुलिंग के कारण होता है, या फिर सिर्फ पुशिंग के कारण होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्लास में, अगर आप लोग ने क्लास को अच्छे तरह से देखा होगा तो इसका आंसर बिल्कुल कर पाएंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए जब भी ना प्लांट यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट के हेल्प से, तो यहाँ पे रूट प्रेशर क्या करता है, पानी को पहले खींचता है अपने तरफ, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब खींच रहा है, खींच के कहाँ तक पहुँचा रहा है, इस जाइलम तक पहुँचाने का काम करता है। तो जब वो खींच के यहाँ पे ले जा रहा है तो वो पहले क्या कर रहा है, पुल कर रहा है,
पहले क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। पुलिंग करने के बाद फिर जब जाइलम से उसको ऊपर दूसरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाना होता है, तो अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए उसको मेहनत लगानी पड़ती है, धक्का लगाना पड़ता है, तो बाद में वो पुश करता है। तो याद रखना, जब भी पानी को ट्रांसपोर्ट करने की, वाष्पोत्सर्जन की बात आती है, तो उसमें पहले पुलिंग होती है रूट प्रेशर के कारण, बाद में पुशिंग होती है, और पुश करके फिर वो जाइलम के थ्रू बाकी प्लांट बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 13 क्या बोल रहा है, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल ट्रैकाइड्स ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सेप बिकॉज ऑफ, यानी कि रस के आरोहण के दौरान, यानी कि जब रप्चर होता है तो फ्रैक्शन होता है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे वाटर सेप चालू हो जाते हैं। तो उस दौरान जो वाहिका या फिर ट्रैकाइड्स है, उसमें जल स्तंभ का टूटना और विभाजन सामान्यतः नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम होता है, वीक होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होता है, या फिर लिग्निफाइड थिक वॉल के कारण होता है, या फिर कोहेशन एंड एडिशन के कारण होता है? बताइए। जो एसेंट ऑफ सेप वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि रस आरोहण, है ना, तो रसारोहण के दौरान जो वाहिका या फिर ट्रैकाइड्स हैं, उसमें जल स्तंभ जो टूट जाते हैं, तो वो सामान्यतः किसके कारण होता है? उसका जो जल स्तंभ का टूटना और टूटने के कारण वहाँ पे विभाजन जो होता रहता है ना, वो नहीं होता। फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली ऑकर, फ्रैक्शनेशन वहाँ पे नहीं होता। तो उसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए जल्दी से। किसके कारण होता है? जल के स्तंभ का टूटना, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल थे आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, है ना, ये जाइलम के अंदर ऐसे एक बॉन्ड बना के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना, और साथ ही साथ यहाँ पे जाइलम की वॉल से भी जुड़े रहते हैं। तो जब ये टूट जाता है, इनका ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और फिर वो विभाजन नहीं हो पाता, तो उसका कारण क्या है? किसके कारण ऐसा हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल वीक हो गया है? भाई ग्रेविटेशनल पुल कैसे वीक होगा? ग्रेविटी तो अपना काम कर ही रही है ना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन पुल के कारण होगा क्या? नहीं, ट्रांसपिरेशन पुल तो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के रख के खींचने का काम करता है। लिग्निफाइड थिक वॉल तो नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमने पढ़ा था कोहेशन और एडिशन, संयोजन और आसंजन बल वहाँ पे काम करते हैं, और अगर ये बल वहाँ पे टूट जाता है तब ये वाली चीज़ें वहाँ पे आती है। अगर आपने क्लास किया है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि संयोजन और आसंजन यानी कि कोहेशन और एडिशन बल वहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो यहाँ से जुड़ भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं, और टूटते हैं तो फिर वहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं हो पाता, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, at constant temperature the rate of transpiration will be higher at, यानी कि स्थिर तापमान पर जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो अधिक होगी। तो कब अधिक होगी ये बताना है। सी लेवल में ज़्यादा होती है, या फिर 1 किलोमीटर बिलो सी लेवल, या फिर 1 किलोमीटर अबव सी लेवल, या फिर 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। समुद्र तल से 1 किलोमीटर के नीचे, समुद्र तल से 1 किलोमीटर के ऊपर, या फिर समुद्र तल पर, या फिर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर तापमान स्थिर है, स्टेबल है, तो किस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो है वो अधिक हो रही है, उसमें रेट जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताएंगे। एमसीक्यू के लिए बुक देखिए आप, एक तो जो नीट के लेवल की जो बुक्स होती हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उसके लिए जो फिंगर टिप एमटीजी की आती है एक, है ना, वो आप एक परचेज़ कर सकते हो। और एक आपकी 38 ईयर की प्रीवियस ईयर नीट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें असर्शन रीज़न वाले पैटर्न में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो उस लेवल का अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में वो बुक अवेलेबल है।
आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हो या फिर आप किसी भी नियर बाय आपके जो बुक शॉप होगी वहाँ से भी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। 38 ईयर की प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है नीट की, है ना, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर 38 ईयर वाला रहता है, शायद अरिहंत पब्लिकेशन की है वो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, एक सेकेंड में चेक करके आपको बता देती हूँ। लेट मी चेक फॉर वंस। MTG की है वो, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की नहीं है, MTG की आप बुक परचेज़ कर सकते हो। हिमानी जी, है ना, हिमानी जी हो ना आपका नाम, एक सेकेंड में कंफर्म कर लेती हूँ, राइट, हिमानी कौशिक जी, ठीक है। तो आप लोग को अगर MCQ की प्रिपरेशन घर पे करनी है, उसके लिए बुक अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी आप MTG की बुक्स ले लीजिए। MTG की बुक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो अभी व्यापम जिस लेवल का पेपर सेट कर रहा है ना, जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, और मतलब लेवल इन द सेंस कि वो लेवल तो वही है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है ना, बड़े क्वेश्चन बड़े रहते हैं लेकिन उसका सल्यूशन काफ़ी आसान रहता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा बुक मतलब चाहिए जिसमें आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सको और अपनी स्पीड को बूस्ट कर सको, है ना, जिसमें आपकी स्पीड ज़्यादा रहे और वैसे लंबे क्वेश्चन पढ़ने की आदत बने, है ना, हैबिट आपकी हो जाए कि आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व भी कर सको, बड़े क्वेश्चंस को कम टाइम पे रीड करके एक बार में अंडरस्टैंडिंग उसके लिए आ जाए, असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, तो उसके लिए बेस्ट बुक रहेगी, आप MTG की बुक ले लीजिए। तो MTG की बुक आपकी एक तो आपके फिंगर टिप के नाम से आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज़ अच्छे से दिया रहता है। और एक आपके MTG की प्रीवियस ईयर जो 38 ईयर वाली प्रीवियस ईयर है, मैं प्रेफर करूँगी, मतलब आई एडवाइज यू कि आप 38 ईयर वाली लो, क्योंकि वो जो है ना आपको 38 ईयर के जो क्वेश्चन है वो बेस्ट है उसमें, है ना। तो अगर आप लोग को लेना ही है बुक तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चले। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताई ना, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग भी नहीं बताए अभी तक मुझे, कैसे आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, रागिनी जी, और आज वो भी नहीं आए हैं दिख रहे हैं मुझे, पुष्पा जी भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी आंसर करते हैं मुझे। चलिए कोई नहीं, देखो क्या हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समुद्र तल से जब 1.5 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसपिरेशन करना, गट्टेशन करना, गैसियस एक्सचेंज करना या फिर ब्लीडिंग, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लेंटिसल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसल बताना है, ट्रांसपिरेशन, गट्टेशन, गैसियस एक्सचेंज, ब्लीडिंग, क्या होता है लेटिसल का मुख्य कार्य। चलिए आंसर करिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखो ट्रांसपिरेशन के कारण होगा क्या, नहीं, ट्रांसपिरेशन में लेंटिसल का कोई रोल नहीं होता। गट्टेशन तो आपका प्रेशर के कारण हो जाता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज करेक्ट, हम इसको बोलेंगे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज जो है मेन काम लेंटिसल्स का क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पॉइजन्स लाइक साइनाइड inhibit sodium ion efflux and potassium influx during cellular transport. This inhibitory effect is reversed by an injection of ATP. This demonstrated that, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिंदी में भी देख लीजिए। साइनाइड जैसे जो टॉक्सिक सेल्स होती है कोशिकीय परिवहन के दौरान, जो ये साइनाइड जैसा टॉक्सिक मटेरियल है या आयन है, उसमें सोडियम आयन का बाहर निकलना और पोटेशियम आयन का अंदर आना अवरुद्ध कर देते हैं। तो यह अवरोधक प्रभाव ATP के इंजेक्शन के द्वारा उसको पलट दिया जाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, क्या ATP परिवहन तंत्र में वाहक प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, कैरियर प्रोटीन की तरह,
या सोडियम पोटेशियम आयन विनिमय में पंप के लिए ऊर्जा एटीपी के से प्राप्त हो रही है, यानी कि ऊर्जा के रूप में वो कार्य कर रहा है, या ऊर्जा मुक्त करने के लिए एटीपी एटीपीएस द्वारा अपघटित हो जा रहा है, या फिर सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप कोशिका में कार्य करता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। किसके कारण वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है एटीपी वहाँ पे? हाँ, प्रीवियस देखो, मैं जो क्वेश्चन लाती हूँ ना उसमें मोस्टली ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ, ये मैं कहाँ से ला रही हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। जितने भी आपके केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है, मतलब जो भी किसी न किसी हाई लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाती हूँ। जिस भी चैप्टर का मैं मतलब मुझे एक दिन का टाइम क्यों लगता है इस क्वेश्चन को निकालने में, फिर रेडी करने में, आप लोग को लाने के लिए। मैं ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा करके तो नहीं दे रही हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे EMRS का पेपर होता है, KVS NVS का PGT का पेपर होता है ना, तो उनमें जो स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन रहता है ना, उन्हीं क्वेश्चन को मैं चूज़ करके, क्योंकि एक दिन बैठ के मुझे यही काम करना पड़ता है। जो एक एक दिन का ऑल्टरनेट में आप लोग की क्लास होती है ना, तो जो ये बीच का गैप रहता है उसमें मैं क्या करती हूँ कि पूरे प्रीवियस ईयर छान के खंगाल के निकालती हूँ, उसके बाद ये पेपर लेके आती हूँ, मतलब ये क्वेश्चन लेके आती हूँ। मैं ऐसी ही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आपको सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा। आप लोग इस चीज़ के लिए एकदम निश्चित रहिए, क्योंकि मैं जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ना, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सही कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। मैं खुद अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, है ना। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए कि प्रीवियस ईयर नहीं हो रहा है कि क्या है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम हुए टीचर के, वो ज़्यादा उसका कंटेंट अपने पास है नहीं, है ना। 2017-2019 के क्वेश्चन पेपर हैं, तो सिर्फ 2 साल 3 साल के क्वेश्चन पेपर से तो हमारी तैयारी तो नहीं हो सकती, राइट। अगर हमको बेस्ट तैयारी करनी है तो हमको बेस्ट कंटेंट भी चाहिए होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे MP का हो, चाहे झारखंड का हो, UP का हो, जहाँ का भी एग्ज़ाम हो, वहाँ के क्वेश्चन हम उठा के सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं तो ऐसा तो ये मतलब तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए सेल की परिभाषा दूसरी है और MP में रहने वालों के लिए सेल की परिभाषा दूसरी। सेल तो सेल ही होगी, है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन भी वही रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं रहता है, पैटर्न बस चेंज होता रहता है, बाकी चीज़ें कंटेंट वही रहती है, सिलेबस भी वही रहता है। सिलेबस में कितना ही चेंज कर डालोगे, टॉपिक तो वही रहेंगे, वही डाइजेशन, वही सेल डिवीज़न, वही सेल, मतलब आप कुछ नया लाओगे ही कहाँ से, ये भी सोचो ना, है ना। तो ये चीज़ आप अपने अंदर प्रेशर हटा दो कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उस चीज़ से एकदम परे होकर के सिर्फ तैयारी करो, जो टॉपिक मिल रहा है वो पढ़ना है, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। और ऐसा कि उस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाए तो हमसे बनना चाहिए, उस टॉपिक को हमको इतना तगड़ा बनाना है ना। तो वो तगड़ा कैसे होगा, जब आप रिवीजन करोगे। मैं यहाँ आके सिर्फ पढ़ा दूँगी, जो कंटेंट लेके आके दूँगी, देखो जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो मैं आप लोग को दे देती हूँ, है ना। हमारे पास भी टाइम की जो है लिमिटेशंस होती है, उस टाइम ड्यूरेशन में क्लासेस हमको कंडक्ट करानी होती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक क्लास में ही आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँ, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मुझे भी टाइम चाहिए होता है चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोग तक पहुंचाने के लिए, ताकि कोई गलत चीज़ें आप तक ना पहुंचे और जितना हो सके मैं बेस्ट चीज़ें ही आपको दे पाऊँ, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लिया करो कि MCQ कहाँ से हो रहा है, कि मैम किस बुक से पढ़ा रही है मैडम, कि कहाँ से पढ़ा रही है, क्या हमको नहीं पता, ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में सोचने से अच्छा आप लोग सिर्फ तैयारी करो। जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, आप लोग के पास टाइम रहता है रिवीजन करने का, आप रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद MCQ जो ले रही हूँ उस MCQ को भी सॉल्व करो, और यहाँ से मेरे MCQ होने के बाद एक बार फिर से उस MCQ को दोबारा एनालाइज करो। इससे क्या होगा, वो चीज़ें जितना आप रिवीजन करोगे, जितना भी हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा है, ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं है अब हमारे पास कि 2 दिन बाद पेपर है, ऐसा तो नहीं है, टाइम भरपूर है। इतने टाइम में, बहुत सफिशिएंट टाइम में बहुत अच्छी खासी तैयारी हो सकती है ना। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, और है ना जितना हो सके, मैं बार बार बोलती हूँ रिवीजन को ज़रूर प्रायोरिटी दो। मैं ये बोलती हूँ, भले आप एक दिन में कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो लाइफ टाइम आपका दिमाग में रहे चीज़ें, है ना।
ऐसा नहीं कि अब आज ये वाला टॉपिक पढ़ लिए, कल वो वाला टॉपिक पढ़ लिए, परसों दूसरा पढ़ लिए, फिर चौथे दिन हम देख रहे हैं तो आगे का टॉपिक ही हमको नहीं पता हमने क्या पढ़ा था, हम तो भूल गए। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। भले एक दिन में आप एक चैप्टर को पढ़ो, लेकिन उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करते हुए एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसका एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जहाँ गलती किए हो, कहाँ पे आप लोग ने कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझा, उसको दोबारा जाके वीडियो एक बार देख लो तो और एक बार आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई स्ट्रेटेजी बना के की जाती है ना। तो इस चीज़ से आपको ही फ़ायदा होगा और इस चीज़ से क्या होगा कि जो आप लोग का मेमोरी पावर है ना वो भी इंक्रीज़ होता है। जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें इंक्रीज़ होती है। आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ोगे ना तो कुछ हो सकता है 10% चीज़ समझ में आए, लेकिन दोबारा पढ़ोगे तो उसमें 10% से 20% समझ आता है। फिर आगे चलते 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 चीज़ें आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ोगे ना तो हर बार आपको कुछ नई चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं बोलती 10 किताब ले लो और पढ़ो सबको, एक बुक लो, एक टीचर से पढ़ो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। आ रही है बात समझ में? एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ोगे ना तो हर बार गारंटी दे रही हूँ, एक बार में कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन दूसरी बार में कुछ नया सीखोगे, तीसरी बार पढ़ोगे फिर कुछ नया सीखोगे, चौथी बार पढ़ोगे फिर कुछ नया सीखोगे। लेकिन वही अगर आप 10 बुक अलग अलग दिन पढ़ रहे हो ना तो उसमें आप कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। अगर सीखना है, लर्निंग कैपेसिटी है, आप लोग के अंदर चाह है कि हमको टीचर भर्ती में अपनी एक पोस्ट लेनी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट है ना। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल निश्फिक्र रहिए कि कहाँ से क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें जल्दी से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो एटीपी का ट्रांसपोर्ट होता है, वाहक प्रोटीन क्या है? अरे सॉरी, क्वेश्चन इधर है। साइनाइड जो है वो एक विष की तरह यानी टॉक्सिक मटेरियल है जो कि कोशिका में जो परिवहन हो रहा है उस दौरान सोडियम और पोटेशियम का जो आना जाना होता रहता है उसको वो क्या कर रहा है? ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा है। तो उस अवरोधक के प्रभाव में अगर हम एटीपी का इंजेक्शन उसको दे रहे हैं तो वो एटीपी किसकी तरह काम कर रहा है? क्या वो एक परिवहन वाहक प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, या फिर उस पंप में एटीपी एनर्जी के रूप में काम कर रहा है, या फिर एटीपीएस द्वारा अपघटित होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त कर रहा है, या फिर विनिमय के दौरान क्या कर रहा है? कोशिका में कार्य कर रहा है। किस तरह का कार्य? सोडियम पोटेशियम पंप की तरह काम कर रहा है। किस चीज़ के लिए वो एटीपी हेल्प करेगा, किस तरह से वो हेल्प करेगा उस टॉक्सिक से लड़ने के लिए, ये बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस तरह से काम करेगा आपका सोडियम पोटेशियम, सॉरी एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप में अगर अवरुद्ध हो रहा है और अगर आप एक्स्ट्रा एटीपी का इंजेक्शन दे रहे हो तो वो एटीपी कैसे कार्य करेगा? तो देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा कि वो क्या कर रहा है। हमको पता है एटीपी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, हम उसको एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अवरोध पैदा कर रहा है उससे लड़ने के लिए ताकत चाहिए, तो ताकत कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा रहेगी तभी तो ताकत रहेगी ना। तो ये क्या करता है? ऊर्जा की तरह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप कम्स फ्रॉम दी एटीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ये फिर ब्लर होने लग गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? यानी कि फ्लोएम में जो शर्करा का संचलन होता है, मूवमेंट होता है, वो किस दिशा में होता है? क्या वो बाई डायरेक्शनल होता है, या फिर आपका नॉन मल्टी डायरेक्शनल होता है, या फिर ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड होता है, या फिर नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड होता है? किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है फ्लोएम में शर्करा का, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दीजिए। हाँ हिमानी जी, वो थोड़ी देर के लिए ब्लर होता है फिर नॉर्मल हो जाता है, उस चीज़ को मत देखिए। वो ये दिक्कत इस कैमरे में है ही, उसका कोई सल्यूशन अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। 2 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए वो ब्लर होता है फोकस लेने के लिए कैमरा,
उसके बाद जैसे ही फोकस होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊँगी ना तो ये नहीं होएगा, लेकिन मैं खड़े हो जाऊँगी तो क्वेश्चन ही नहीं दिखता है। चलिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। फ्लोएम में कौन से डायरेक्शन में संचलन होता है या मूवमेंट होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, नॉन मल्टी डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड होता है या फिर डाउनवर्ड होता है? मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर आती है ना, तो मेरी बातों को सुना करो। अगर बोर्ड में क्लियर नहीं भी है, मतलब ब्लर हो जा रहा है, तो फिर भी मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, और फिर जैसे ही वो नॉर्मल होगा तो वो आपको दिख भी जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। चलो, क्या होगा आंसर बताओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 का, मूवमेंट कैसे होता है फ्लोएम का। 16 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिखा देते हैं फिर से 16 नंबर का क्वेश्चन आपको। ये लो 16 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में दिखा देती हूँ, एक बार पढ़ लेती हूँ। देखो क्या है 16 नंबर में। साइनाइड जो है एक टॉक्सिक है, ठीक है। जब सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कोशिकीय परिवहन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सोडियम बाहर निकलता है और पोटेशियम आयन अंदर आता है। देखो ये सेल है, सेल में क्या बोल रहा है, सोडियम जो है वो बाहर निकल रहा है, पोटेशियम जो है वो अंदर आ रहा है, ठीक है। सोडियम आयन बाहर निकल रहा है, पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है। लेकिन जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप में साइनाइड आ जा रहा है बीच में, और वो क्या कर रहा है, इनके बीच ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, अवरुद्ध पैदा कर रहा है। तो एटीपी जो है अगर हम उसका इंजेक्शन देते हैं तो इस प्रभाव को वो उलट देता है, यानी कि उसको ठीक कर देता है, और फिर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वापस से शुरू हो जाता है, यानी कि साइनाइड के प्रभाव को एटीपी खत्म कर देता है। तो एटीपी ने ऐसा क्या किया, तो एटीपी वहाँ पे क्या करता है, ऊर्जा के स्रोत में वहाँ पे काम करता है। एटीपी जैसे ही वहाँ पे मिलता है तो सोडियम पोटेशियम एन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो आसानी से अपना काम कर पाते हैं, और फिर वो जो आपका साइनाइड है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16। चलो 17 का आंसर करो, तो 17 का आंसर करो। चलो रागिनी जी का आंसर मिल गया मुझे, चलिए बताइए 17 का आंसर कर दीजिए। क्या होगा, फ्लोएम में जो शुगर मॉलिक्यूल है या शुगर जो बनता है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। रागिनी जी आंसर ए बोल रही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो इनका डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है। वो बीच बीच में ब्लिंक करता है फिर वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, यानी कि प्लांट में वो ऊपर भी चले जाते हैं और नीचे भी, क्योंकि शुगर है भाई, शुगर को तो पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना है ना, क्योंकि प्लांट का खाना है वही तो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पूरे डायरेक्शन में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, इन अ रिंग गर्डल प्लांट, यानी कि जो रिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, यानी कि तना और जड़ दोनों साथ में मर जाते हैं रिंग वाले पौधे में, या फिर नाइदर रूट नॉर शूट विल डाई, यानी कि ना तो जड़ वहाँ पे मरता है और ना ही तना वहाँ पे मरती है, या फिर शूट डाइज फर्स्ट, यानी कि शूट जो है, तना जो है वो पहले मरता है फिर रूट बाद में मरती है, या फिर रूट पहले मर जाती है। क्या होता है किसी रिंग प्लांट में, किस तरह से उस रिंग प्लांट की मृत्यु होती है ये बताना है आपको, कैसे वहाँ पे मृत्यु होती है ये बताना है। क्या पहले वहाँ पे शूट मरेगा फिर रूट मरेगा, या फिर ना तो रूट मरेगी ना तो शूट मरेगा, या फिर पहले शूट मर जाएगा या फिर पहले रूट मरेगा। कौन पहले मरता है ये बताना है, किसकी मौत पहले होगी, कौन बनेगा यमराज का पति कौन बनेगा करोड़पति, नहीं बोल रही हूँ, यमराज का पति। बोलोगे मैडम यमराज तो खुद मेल है, वो कैसे पति बनाएगा या तो आप तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिए। चलिए
एक सेकेंड, इसकी ना रिकॉर्डिंग करूँ क्या? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा 18 का आंसर? देखो अब ये ब्लर कर रहे हैं, मैं ना चाह रही हूँ कि इसके ब्लर होने का कुछ तो सल्यूशन मिल जाए मुझे। लेट मी फिक्स इट। चलिए आप लोग जब तक आंसर करिए, मैं इसको थोड़ा सा फिक्स करने की ट्राई कर रही हूँ कि ये ब्लर वाली चीज़ ना हो। 18 का आंसर करो तो आप लोग। देखो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। जो भी रिंग वाले प्लांट होते हैं ना, याद रखना उसमें हमेशा जो है रूट की पहले डेथ हो जाती है। रूट जब पूरी तरह से डेथ होके मर जाएगा उसके बाद फिर बाकी के हिस्से भी प्लांट के धीरे धीरे, ऑब्वियस ही बात है ना भाई, जो रूट है वही तो सारा काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है मिनरल न्यूट्रिशन वाटर सब चीज़ का, और पहुंचा रही है बाकी हिस्सों तक। तो जब रूट ही नहीं रहेगी तभी तो बाकी के हिस्से ख़राब होंगे ना। पहले अगर बाकी के हिस्से ख़राब हो रहे हैं तो वो तो फिर भी रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर रूट ख़राब हो गई तो प्लांट फिर से रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। विच इज़ द करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों के परिवहन या फिर संचलन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 में से कोई एक ही सही है, 4 बाकी 3 गलत, सॉरी 4 में से एक सही है बाकी 3 गलत है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट है वो बताना है, जो सही है उसके बारे में बताना है। एक ही सही है बाकी 3 गलत है। क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक फूड मूव अप थ्रू द फ्लोएम, यानी कि कार्बनिक भोजन जितने भी फ्लोएम के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हैं। या फिर ऑर्गेनिक फूड मूव अप थ्रू जाइलम, यानी कि जो भी कार्बनिक भोजन है वो जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हैं। या फिर इनऑर्गेनिक फूड मूव अपवर्डली एंड डाउनवर्डली थ्रू जाइलम, यानी कि कार्बनिक भोजन जो है वो जाइलम के माध्यम से ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जाते हैं। या फिर बोल रहा है ऑर्गेनिक फूड मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू फ्लोएम, यानी कि कार्बनिक भोजन फ्लोएम के माध्यम से ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में जाते हैं। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, बाकी है वही चीज़, आप आंसर कर सकते हो। चलो क्या होगा आंसर बताओ, आंसर क्या होगा इसका? किस तरह से मूवमेंट होता है बताइए, किस तरह से मूवमेंट होता है? बताइए 19 का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का, वो किस प्रकार से होता है? चलिए रागिनी जी बताइए। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। बताओ कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो भी ऑर्गेनिक फूड, अब देखो प्लांट जो है वो फूड बना रहा है ना, ऑर्गेनिक फूड ही तो बनाएगा। अब जो भी ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज बना रहा है या सुक्रोज बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, जो कुछ भी बना रहा है प्लांट, है ना, तो उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? क्या वहाँ पे जाइलम है जो एक ही डायरेक्शन में कर रही है, या फ्लोएम है जो एक ही डायरेक्शन यानी ऊपर ऊपर की तरफ कर रही है, या फिर आपके जाइलम जो है वो ऊपर नीचे दोनों की तरफ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, या फिर फ्लोएम है जो बाई डायरेक्शनल यानी कि ऊपर नीचे दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। देखो अब ब्लर नहीं हो रहा है ना,
मैं हट जाती हूँ तो ब्लर होना बंद हो जाता है, मैं आती हूँ सामने तो वो ब्लर होने लगता है। आई थिंक नाउ इट्स स्टेबल। चलिए, पुष्पा जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। देर आए दुरुस्त आए। पुष्पा जी इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हो आज आप। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब भी इसके पहले हम लोग पढ़े कि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। तो बाई डायरेक्शनल मतलब क्या करेगा, वो अपवर्ड भी करेगा और डाउनवर्ड भी करेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ भी वो मूवमेंट करता है, नीचे की तरफ, यानी कि प्लांट के नीचे से लेके ऊपर तक हर एक डायरेक्शन में वो जो भी फूड मटेरियल है उसको पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे अच्छा, हाँ, ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको सब्जेक्ट, इन सभी की टेस्ट सीरीज़ जो है चालू है। अगर इसको भी आप परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय, यानी कि जो चालनी नलिका होती है, सीव ट्यूब क्या है, वो पतली पतली लाइन, डंडी, पाइप जो बोलना चाहो, जो कि जाइलम के अंदर होती है। इन्हीं के माध्यम से जो भी सब्सटेंस है उसको प्लांट के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। तो इस सीव ट्यूब के बारे में बोल रहा है कि सदस्यों में कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण किसके द्वारा समर्थित होता है। किसके द्वारा समर्थित होता है? साइटोप्लाज्मिक धारा यानी कि स्ट्रीमिंग के द्वारा, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, यानी कि जो मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव है उसके कारण होता है, या फिर पी प्रोटीन्स के कारण होता है, या मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड एटीपी, यानी कि वाहक और एटीपी को सम्मिलित करने वाला द्रव्यमान प्रवाह उसके कारण होता है। बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछ रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो भी है उसका ट्रांसलोकेशन जो सीव ट्यूब के द्वारा होता है, तो कौन उसको सपोर्ट करता है? क्या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, पी प्रोटीन, मास फ्लो, किसके कारण ट्रांसलोकेशन हो पाता है? बताओ। ट्रांसपोर्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मिनरल न्यूट्रिशन से रहेंगे। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। 19 का आंसर आया है रागिनी जी का, पुष्पा जी का। 20 का करो। लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट का, इसके बाद फिर मिनरल न्यूट्रिशन करेंगे। चलो बताओ। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा सपोर्ट होता है? क्या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा सीव ट्यूब में वो जो विलय है या फिर वो सॉल्यूट है वो मूव कर पाते हैं, या फिर रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन के कारण पी प्रोटीन मास फ्लो? तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है ना, यानी कि जो करंट फ्लो होता है उसके कारण ये हो पाता है। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन तो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है। पी प्रोटीन जैसा हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। मास फ्लो तो वो जो रिवर के जैसे फ्लो करता है ना, वो वाली चीज़ है, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रांसलोकेशन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से आंसर करिएगा। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्या है देखो,
मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। आपको मैचिंग करनी है और मैच करके फिर करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, बताओ। आयरन दिया है, यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस और वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल दिया है। कॉलम 1 में दिया है जिंक, कॉलम 2 में दिया है पॉलन जर्मिनेशन। बोरॉन दिया है रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, और यहाँ पे क्या दिया है मैग्नीज IAA बायोसिंथेसिस। मेटल के नाम दिए हैं और यहाँ पे फंक्शन दिया है, तो आपको मैच करना है कौन सा मेटल का कौन सा फंक्शन होता है। आयरन का फंक्शन क्या है, आयरन का फंक्शन क्या है, देखो आयरन हमारा क्लोरोफिल में रहता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, तो आयरन का हमारा आ जाएगा क्या, थर्ड आ जाएगा, ठीक है। जिंक, जिंक हमारा क्या करता है, जिंक हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंडोल एसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन क्या करता है, बोरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन जर्मिनेशन के लिए, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल है वाटर की फोटोलाइसिस, याद है ना फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, थैलेकॉइड का ल्यूमेन, ल्यूमेन में क्या हो रहा था, पानी जो है ये टूट करके H+ और O2- बना रहा था, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, तो ये किसके प्रेजेंस में होता था, मैग्नीज और क्लोरीन के प्रेजेंस में। ये दो चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, याद है कि भूल गए, ठीक है। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं ना, फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ाया था, जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 ऐसे लगा रहता है, पहले 2 रहेगा फिर यहाँ पे 1 रहेगा। इसके ल्यूमेन में वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, तो किसके हेल्प से हो रहा है, मैग्नीज और क्लोरीन के हेल्प से, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। तो क्या आंसर बन रहा है हमारा 3 4 2 1, कहाँ दिया है 3 4 2 1, देखो तो 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये उसी का हिंदी में है, ठीक है, सी इसका आंसर है। चलो अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है वो आपको बताना है, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये बताना है, कौन से ऑप्शन में आपको तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, निकेल, फास्फोरस, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम। हाँ ये क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो गया है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो दिए हैं ना उसमें कहीं पे भी सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हैं, सब में कहीं ना कहीं माइक्रो को इंक्लूड कर दिया है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड, यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में जो आवश्यक खनिज तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो बड़ी मात्रा में चाहिए, यानी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, यानी मैक्रोमोलिक्यूल है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से ये बताना है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। हाँ ये करेक्ट है, चलो इसका आंसर करो, थर्ड का आंसर करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बताओ, चलो आंसर करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताओ। आंसर करो, 3 का आंसर करो। प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से मिनरल्स हैं,
देखो क्या होगा करेक्ट आंसर थर्ड का। पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, ये तो नहीं है। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, नहीं। फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, राइट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो मिनरल्स हैं लार्ज अमाउंट में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो नहीं है वो बताना है। कौन है इनमें से जो ज़्यादा एसेंशियल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए? जिंक, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीज? फोर्थ का आंसर करो, फोर्थ का आंसर करो। चलो बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग रिवीजन करके नहीं आए हो ना, होली मना रहे हो सब अभी, है ना, पढ़ाई नहीं की हो, कोई आंसर नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसते ही हैं। अच्छे से पढ़ो, इस चैप्टर का रिवीजन करो और एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। किसी का इंतज़ार नहीं करना है हमको, अपनी तैयारी अपने आप करनी है। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तैयारी भी अकेले करनी है, ठीक है, कोई साथ नहीं देने वाला है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में बनती है। चलो देखो फोर्थ का क्या बोल रहा है, वृद्धि के लिए जो सूक्ष्म तत्व आवश्यक नहीं है उसके बारे में बोल रहा है। तो जिंक तो भाई बिल्कुल चाहिए हमको, ठीक है, IAA बनाता है वो, इंडोल एसिटिक एसिड, है ना। कॉपर भी हमको चाहिए, मैग्नीज तो चाहिए ही चाहिए, ये हमारी प्लांट स्प्लिटिंग में, वाटर स्प्लिटिंग में भी हेल्प करता है। कैल्शियम हमारा प्लांट ग्रोथ में उतना रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। चलो कैल्शियम हमारा जो हो जाएगा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है ना, मैक्रो में नहीं आता। बाकी तो ये सारा क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। कैल्शियम हमारा किस में आता है, माइक्रो, तो कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत है लेकिन कम ज़रूरत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, farmers in a particular region were concerned that premature yellowing of leaf of a pulse crop might cause decrease in yield. Which treatment could be most beneficial to obtain maximum seed yield? यानी कि क्या बोल रहा है, एक बार हिंदी में भी देख लो। एक किसान है, अरे इसको हिंदी में नहीं किया, इंग्लिश में ही कर दिया, कोई बात नहीं, हम यहीं से समझ लेते हैं, ठीक है। एक किसान है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक फार्मर है, वो कि पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रहा है, खेती करता है, जहाँ पे उस कंसर्न है, उसको चिंता है किस चीज़ की, प्री मैच्योर येलोइंग ऑफ लीव, यानी कि जो पत्तियाँ हैं प्री मैच्योर हो रही हैं, प्री मैच्योर पत्तियाँ हैं, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है और अभी से उसमें पीलापन शुरू हो गया है। और वो कौन सी क्रॉप है, पल्स, यानी कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, है ना, मटर वगैरह हो गया, ये सब पल्सेस में आते हैं, दाल हो गए, बहुत सारे है ना अलग अलग वैरायटी की, तो उसका वो खेत है, उस क्रॉप का फील्ड है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो कॉजेज डिक्रीज इन द यील्ड, और साथ में उसका जो क्रॉप की यील्ड है ना, वो भी क्या हो रही है, कम मिल रही है। एक तो पत्तियाँ भी पीली पड़ रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। तो कौन सा ट्रीटमेंट है, विच ट्रीटमेंट कुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू ऑब्टेन मैक्सिमम सीड यील्ड, ऐसा हम कौन सा ट्रीटमेंट करें कि उसकी पत्ती में जो पीलापन पड़ रहा है वो भी ना हो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसकी जो यील्ड है, उसकी जो उर्वरता है वो भी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सीड उसको मिल सके। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये बताना है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए हम लोग आयरन मैग्नीशियम की एप्लीकेशन को बढ़ा दें, या फिर फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, लगातार टाइम पे उसका इरिगेशन करते रहें उस फसल का,
या फिर ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट विथ साइटोकाइनिन अलॉन्ग विथ स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी कि साइटोकाइनिन के साथ साथ नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर से हमको उसको ट्रीटमेंट करना है। रिमूवल ऑफ ऑल येलो लीफ, यानी जितनी भी पीली रंग की पत्तियां हैं उसको हम लोग रिमूव कर दें, और स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लीफ विथ 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कैसा ट्रीटमेंट करोगे जिससे कि उसकी उर्वरता भी ज़्यादा हो जाए और पत्तियों का पीलापन भी वहाँ पे कम हो जाए? ऐसा क्या करे वो किसान जिससे उसको फ़ायदा हो? बताओ, 5th का आंसर करो। ऐसा क्या करें कि उसके पत्तियों का पीलापन कम हो? किस चीज़ की कमी के कारण वो हो सकता है? रागिनी जी 3rd 4 का आंसर दे रहे हो। अच्छा, लेट से मिल रहा है मुझे आप लोग का कमेंट लगता है। चलो मैं वेट करती हूँ 5th क्वेश्चन के लिए। आंसर करो 5th का। चलो 5th क्वेश्चन का आंसर करो। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 5th क्वेश्चन का, बताइए। ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जिससे कि उस फसल की उर्वरता बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्राप्त हो सके, और जो वो पीलापन हो रहा है पत्तियों में, वो पत्तियों के पीलापन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाए? ऐसा क्या करें जिससे कि हमको इसका आंसर मिल जाए? पुष्पा जी का आंसर मिल गया, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। पुष्पा जी लेट से आते हैं मगर आंसर सही करते हैं। चलो, मुकैम्बो खुश हुआ ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे, आंसर देख के मुझे खुशी होती है। चलो देखो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो येलोपन है तो ग्रीनरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है प्लांट में ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल के संश्लेषण को बढ़ाया जाए, उसके लिए आयरन और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बार बार सिंचाई करने से वहाँ पे उर्वरता नहीं बढ़ती। नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र भी वहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, पीली पत्ती को हटा दोगे खाली और फिर 2,4,5 का छिड़काव करोगे तो उससे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। देखो, बेस्ट डिफाइन फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट। हरित पौधे में मैग्नीज का सबसे अच्छा स्पष्ट परिभाषित कार्य क्या है? क्या काम होता है मैग्नीज का? फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी को तोड़ना। केल्विन साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर वाटर के एब्जॉर्प्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करोगे और उम्मीद करती हूँ तुरंत आंसर मिलना चाहिए। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसी क्वेश्चन से सिमिलर ये क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। क्या काम है मैग्नीज का? सबसे स्पष्ट रूप से आप कैसे उसके कार्य के अनुसार उसको परिभाषित कर सकते हो? क्या वो फोटोलाइसिस करता है वाटर की, केल्विन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है? बताइए। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चे लोग, बताइए। सॉरी बच्चे लोग तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ पे बच्चे बोलने की आदत थी। अभी यहाँ तो सब हमारे एस्पिरेंट हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स बोलना सही रहेगा क्योंकि सब हमारे एज ग्रुप के होते हैं। हमसे बड़े भी हो सकते हैं, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, सभी टाइप के, तो हम एस्पिरेंट बोलना सही समझेंगे। चलिए
आंसर करिए जल्दी से फटाफट से। अरे कैसे अभी तक आंसर नहीं कर पा रहे हो? अभी तो बताया था। मैग्नीज क्या करता है? वाटर की स्प्लिटिंग करता है। H2O को H+O2- और इलेक्ट्रॉन को निकालता है। कहाँ पे करता है ये काम? थैलेकॉइड के ल्यूमेन में करता है। कब करता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी ऑक्सीजन को तो हम अपने श्वसन में यूज़ करते हैं। प्लांट इसको रिलीज़ कर देता है, प्लांट के कोई काम की नहीं होती, और ये इलेक्ट्रॉन को वो भेज देता है फोटो सिस्टम में। कैसे नहीं कर पा रहे हो? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? मैग्नीज और क्लोरीन। मनकल, मैग्नीज एंड क्लोरीन, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो प्रोसेस को क्या बोलते हो? फोटोलाइसिस, प्रकाश अपघटन। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। किसका? वाटर का। कौन करता है? मैग्नीज करता है। कैसे नहीं बता पा रहे हो? आश्चर्य की बात है, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। अभी तो बताया ये वाला क्वेश्चन मैंने। हाँ, ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, यानी कि नाइट्रोजन पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कब दिखाई देते हैं? वृद्धि होती हुई पत्तियों में, यानी कि जो बूढ़ी हो गई हैं, वृद्ध हो गई, सेंसेंट फेज में आ गई हैं, या फिर यंग लीफ यानी कि युवा हुई पत्तियों में, या फिर रूट्स में, या फिर बर्ड्स में। किस में पहले इसके सिम्टम अराइज होते हैं? किसके सिम्टम? नाइट्रोजन और पोटेशियम की डेफिशिएंसी अर्थात कमी के सिम्टम। बताओ किस में देखने को मिलेगा? किस में देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। पुष्पा जी 6 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, जो कि सही दिए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। रागिनी जी 6 क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, क्या सोच के सी कर रहे हो? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा रागिनी जी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था वाटर स्प्लिटिंग, कैसे भूल गए? फोटोसिंथेसिस आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है? फोटोसिंथेसिस इतना अच्छे से पढ़ाया था मैंने, आप लोग रिवीजन नहीं करे हो, है ना? तभी आप लोग भूल रहे हो। जितना भी प्लांट फिजियोलॉजी है ना, चाहे आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, चाहे आपने मिनरल पढ़ा, चाहे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी, जितना भी हमने फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़े हैं, चाहे उसका हार्मोन वाला चैप्टर हो, चाहे कुछ भी, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही प्यारा पोर्शन है बायोलॉजी का, और उसको अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे ना, एक एक पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करके, तो इतना ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आती है चीज़ें। फिर उसके बाद आप रिवीजन करने के बाद जब क्वेश्चन लगाओगे ना, फिर देखना हर क्वेश्चन कैसे मक्खन की तरह आप यूँ निकालोगे। आ रही है बात समझ में? इसलिए बोल रही हूँ पहले अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन करोगे ना तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से एकदम रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले किस में दिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, जो बूढ़ी हो गई हैं पत्तियाँ उन्हीं में तो कमियाँ नज़र आएंगी। जो जवान हैं, रूट और बर्ड है, ये सब तो ताज़ी ताज़ी खेल रही है ना, तो उसमें तो भर भर के एनर्जी, पोटेशियम, कैल्शियम, दुनिया भर के जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं वो तो भर भर के होगा। जो बूढ़े हो जाते हैं धीरे धीरे, उनमें ही तो चीज़ों की कमी होने लगती है ना, तो उसमें ही सिम्टम अराइज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जई में, जई का जो पौधा होता है उसमें ग्रे कलर का जो छोटा छोटा स्पॉट दिखाई देता है, वो रोग किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर के कारण, जिंक, मैग्नीज या फिर आयरन? किसकी कमी के कारण वो छोटे छोटे स्पॉट नज़र आते हैं? बताओ किसके कारण वो स्पॉट बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। ग्रे स्पॉट के बारे में बोल रहा है। जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, इसके बीच बीच में ना ऐसे ग्रे कलर के धब्बे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, पूरे प्लांट में भी कई बार दिखाई देती है ऐसे ग्रे कलर के, है ना। तो वो स्पॉट किसकी कमी के कारण हो रहा है? कॉपर, जिंक, मैग्नीज या फिर आयरन? बताओ। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगेन मैग्नीज की कमी होती है तब ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो खनिज पोषण की कमी के कारण नहीं होता? विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन? बताओ। एटियोलेशन, अंतर्गठिका का छोटा होना यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, जो ये इंटरनोड होती हैं ये छोटी होने लगती हैं तो ये होगा, या फिर नेक्रोसिस, क्लोरोसिस? इनमें से कौन सी डिसीज़ है या कौन सा सिम्टम है जो किसी भी मिनरल या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है? बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। चलिए पुष्पा जी का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब 9 का आंसर करो। किसकी कमी जो है वो इसका कारण नहीं है? कौन सा सिम्टम है जो किसी न्यूट्रिशन मिनरल की कमी का कारण नहीं है? एटियोलेशन, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड या फिर नेक्रोसिस या क्लोरोसिस? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो एटियोलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये किसी मिनरल न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं होता, लेकिन इंटरनोड का छोटा होना या नेक्रोसिस या क्लोरोसिस जैसी चीज़ें होना ये सब क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन के कारण होता है। एटियोलेशन क्या होता है? जब हम लोग किसी आंशिक या फिर पूर्ण अंधकार में किसी पौधे को लगाते हैं ना, क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। एटियोलेशन क्या होता है समझ लो। आंशिक या पूर्ण अंधकार में, ठीक है, आंशिक या पूर्ण अंधकार के दौरान जब हम कोई फ्लावरिंग प्लांट यानी फूलों वाले जो पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो कराते हैं तो जो सिम्टम अराइज होते हैं उस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को अंधकार में फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो कराने की प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एटियोलेशन, ठीक है। या तो आंशिक या तो पूर्ण अंधकार में ही कार्य किया जाता है, इसी प्रोसेस को एटियोलेशन कहते हैं। और इसमें भी कई बार क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है या फिर स्टेम का जो साइज़ है
वो बढ़ने लगता है या कम होने लगता है, तो ऐसे सब सिम्टम अराइज होते हैं, इसको एटियोलेशन कहते हैं। तो ये किसी मिनरल न्यूट्रिशन के कारण नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब पौधे मैग्नीशियम की कमी वाले लेकिन यूरिया समृद्ध मिट्टी में उगाए जाते हैं तो दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? When the plant are grown in magnesium deficient but urea rich soil, the symptom expressed are yellowish leaf, colorless petiole, डार्क ग्रीन लीफ, शूट एपेक्स। बताओ क्या होगा? अगर मैग्नीशियम की कमी है लेकिन यूरिया भर भर के है उस मिट्टी में, तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे? पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, रंगहीन पत्ती के जो पेटियोल है वो बनेंगे, या फिर गहरी हरी रंग की पत्तियां बनेगी, या तने की नोक मरना शुरू हो जाएगी, यानी कि शूट एपेक्स मरना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या होगा? देखो जब ऐसा होता है ना, मैग्नीशियम की कमी रहती है लेकिन यूरिया ज़्यादा है, ऐसे मिट्टी में अगर आप किसी पौधे को उगा रहे हो तो उसकी पत्तियां आपको पीली पड़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि हमको पता है मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, यानी थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया समूह जो निम्नलिखित में मदद करता है। किस में मदद करता है थायोबैसिलस? डीनाइट्रिफिकेशन में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन में, या फिर नाइट्रिफिकेशन में? किस प्रोसेस में थायोबैसिलस ग्रुप काम करता है बताओ? किस प्रोसेस में हेल्पफुल होगा थायोबैसिलस? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। थायोबैसिलस बैक्टीरिया किस में मदद करता है? डीनाइट्रिफिकेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन करता है, या फिर नाइट्रिफिकेशन करता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना जो थायोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो सब डीनाइट्रिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जीव वैज्ञानिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन विषाक्तता के कारण नाइट्रोजनेज का निष्क्रिय होना निम्नलिखित द्वारा रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाएगा बताओ? कैरोटीन के द्वारा, साइटोक्रोम के द्वारा, या फिर लैग हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर ज़ैंथोफिल के कारण? किसके द्वारा रोका जाएगा या फिर प्रिवेंट किया जाएगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे जो नाइट्रोजनेज के द्वारा ऑक्सीजन की जो पॉइजनिंग हो जाती है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किसकी हेल्प से किया जाता है? कैरोटीन से प्रिवेंट करोगे, साइटोक्रोम से करोगे, लैग हीमोग्लोबिन से करोगे, या फिर ज़ैंथोफिल से करोगे? किससे करोगे बताओ? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। किससे प्रिवेंट करोगे? देखो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी लैग हीमोग्लोबिन है, जो कि एक पिगमेंट होता है, पढ़ा था हमने इसके बारे में, ठीक है, जो क्या करेगा? इनएक्टिव करेगा ऑक्सीजन की जो पॉइजनिंग हो रही है नाइट्रोजनेज एंजाइम के कारण, उसको प्रिवेंट करने का ये काम करता है। बताओ अगला क्वेश्चन देखो, विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ फिक्स नाइट्रोजन एस डाई नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो N2 को हम डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखते हैं, टू द एटमॉस्फेयर? हिंदी में भी देख लो एक बार। हाँ हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में ही लिख दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं।
बताना है इनमें से कौन सा 2 डिफरेंट माइक्रोबियल प्रोसेस है जो कि नाइट्रोजन गैस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है ना, उसके रिलीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो नाइट्रोजन गैस बन रही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उसको फिक्सेशन करना है, तो उसके लिए कौन सा माइक्रोबियल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताना है। एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्रेट रिडक्शन, या फिर decomposition of organic nitrogen and conversion of dinitrogen to ammonium compound, या फिर एंट्रिक fermentation in cattle and nitrogen fixation by rhizobium in root nodule of legumes, या फिर anaerobic ammonium oxidation and denitrification। एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन या नाइट्रिक रिडक्शन, ये 2 प्रोसेस से आप ये काम कर सकते हो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हो, या फिर डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डीकम्पोजिशन करोगे, और साथ में जो डाई नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन यानी कि किसकी बात हो रही, नाइट्रोजन की ही बात हो रही, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करोगे, अमोनियम के कंपाउंड में कन्वर्ट करोगे, तो उससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। या फिर एंट्रिक फर्मेंटेशन इन कैटल, यानी कि किसी कैटल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करके उसका फर्मेंटेशन कराओगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करोगे, राइजोबियम जो कि रूट के नोड्यूल्स में लेग्यूम्स प्लांट में पाया जाता है, या फिर एनाएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन और डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करोगे। कौन से प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए 2 प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, बताओ ऐसा कौन सा 2 प्रोसेस है जिसको करने से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए। देखो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीजन, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन तो करते हैं लेकिन डीकम्पोजिशन जैसा इसमें कोई काम नहीं करते हम लोग, कैटल वेटल के अंदर हम नहीं डालते हैं, किसी भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं करते, एनाएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या करोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए 2 प्रोसेस, पहले आप एनाएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, एनाएरोबिक कंडीशन में अमोनिया का ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं, कैसे करते हो, अमोनिया जो बनता है उसका ऑक्सीडेशन एनाएरोबिक कंडीशन में कराते हो, तो पहले NO2 बनता है, फिर NO3 बनता है, ठीक है, और ये नाइट्रेट को यूज़ करता है कौन, प्लांट, ठीक है, और फिर क्या करते हो, डीनाइट्रिफिकेशन करते हो, तभी तो नाइट्रोजन का पूरा फिक्सेशन हो पाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पूरा डिटेल में समझे थे, अगर पढ़े होगे तो याद होगा, ठीक है, ये अच्छा 2 बार आ गया है। चलो, अवायवी अमोनियम ऑक्सीकरण डीनाइट्रिफिकेशन, ये हिंदी में भी मिल गया, ठीक है, 2 स्लाइड में आ गया था, चलो कोई ना। अगला क्वेश्चन देखो 14th, द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स इन, लैग हीमोग्लोबिन का जो दलहनी पौधे की जड़ें होती हैं उनकी गांठों में क्या काम होता है, इनिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी, यानी कि नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी को कम करना, रोकना, है ना, अवरोध करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, नोड्यूल का डिफ्रेंशिएशन करना, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन, NIF, निफ जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रोकना, रोकना नहीं मतलब उसको एक्सप्रेस करना। बताओ क्या होगा लैग हीमोग्लोबिन का आंसर, क्या काम करता है लैग हीमोग्लोबिन, चलिए आंसर कर दीजिए फटाक से। कैसे आप लोग एकदम न्यूट्रल हो गए हो, कोई आंसर नहीं कर रहे हो। ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम होली खेलने जाएंगे, ठीक है। फेस्टिवल है ना आज, तो क्वेश्चन तो हमारे इतने ही हैं, फिर इसके बाद आज होलिका दहन होगा, कल चंद्र ग्रहण होगा, परसों होली खेली जाएगी। तो एडवांस में सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। अच्छे से होली मनाइएगा सभी लोग, और पढ़ाई में कमी मत लाइएगा, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा।
चलिए देखिए आंसर बताइए इसका फिर क्वेश्चन नंबर 14 का। लैग हीमोग्लोबिन जो कि रूट के नोड्यूल में लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, उसका क्या काम होता है? तो देखो क्या करता है वो, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं करता, नोड्यूल डिफरेंशिएशन भी नहीं करता, नीफ जीन से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, नहीं इसके बाद एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है। देखो एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए पहले प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजनेज यूज़ करते हो, नाइट्रो रिडक्टेज करते हो, ट्रांसफरेज करते हो या फिर ट्रांस एमिनेज, कौन सा एंजाइम यूज़ होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में? ये तो आसान क्वेश्चन है, बता लोगे मेरे ख्याल से। नाइट्रोजन साइकिल में हमने इसको पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पढ़ा है। चलिए बताइए 15 का आंसर करो। एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा है एंजाइम जो यूज़ होता है? नाइट्रोजनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस एमिनेज, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो आपका सबसे पहले यूज़ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन को जब आप अमोनिया में कन्वर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज, दलहनी पौधे में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन का प्रथम स्थिर उत्पाद यानी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? नाइट्रेट है, ग्लूटामेट है, नाइट्राइट है या फिर अमोनिया? NO3 माइनस, ग्लूटामेट, NO2 माइनस, अमोनिया, इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का? जब आप फिक्सेशन करते हो तो पहला प्रोडक्ट बोल रहा है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट जो स्टेबल रहता है नाइट्रोजन को जब आप फिक्स करते हो, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है ये बताना है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, देखो नाइट्रोजनेज के प्रेजेंस में इसको पहले आप अमोनिया में बदलते हो, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये NO2 बनाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो NO3 बनाता है। तो सबसे पहले क्या बना? अमोनिया बना, दूसरे नंबर में नाइट्राइट बना, फिर आपका नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट बना तीसरे नंबर में, ठीक है। नाइट्रेट देन नाइट्राइट, फिर उल्टा बोल रही हूँ, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलो ठीक है, तो आज का सवाल यहाँ पे हमारा इस प्रकार से ख़त्म होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन था, इसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे। अब फिजियोलॉजी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हमने कर लिया, इकोलॉजी वाला पोर्शन भी हमने कर लिया, रिप्रोडक्शन वाला भी हमने कर लिया। अब हमारा जो बचा है एनाटॉमी वाला पोर्शन बचा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बचा है, और क्या बच गया है? एक तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये जो बड़े टॉपिक हैं ये हमारे बच गए हैं ना। तो पहले हम लोग एनाटॉमी को ख़त्म करेंगे, कोशिश करूँगी कि उसको 2 क्लास यानी कि 2 घंटे की जो हमारी क्लास होती है उसमें मैं कवर करा सकूं। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं उसको 3 क्लास में लेके जाऊंगी, उससे ज़्यादा उसकी क्लास में नहीं लूँगी एनाटॉमी की, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी वगैरह को कवर करके वो वाला यूनिट ख़त्म कर लेंगे। देन बच जाएगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक लार्ज पोर्शन में, जिसमें से हमने ब्रीथिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है ना। डाइजेशन और
सर्कुलेशन वगैरह जो एक्सक्रीशन है ये सब बचा है, हार्मोन बचे हैं, है ना, नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है ये हमारा बचा है। उसके बाद बच जाएगा हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतने टॉपिक फिर हमारे बच जाएंगे जिसको भी धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आफ्टर होली। ठीक है, अगली क्लास जो है हमारी होली के बाद होगी, यानी कि मे बी चांसेस है 6 या 7 तारीख को। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, फेस्टिवल को अच्छे से मनाइए, लेकिन तैयारी में लैग नहीं आना चाहिए, अपना रिवीजन आप करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे